के मुद्रण यंत्र के आविष्कार होने से कई प्रकार के समाचार पत्रिका और पत्रिकाएं, मासिक पत्रिकाएं इत्यादि का भी प्रकाशन हुआ, जिसके द्वारा उस समय के तत्कालीन सामाजिक, सांस्कृतिक और कई मुद्दे तक पत्र पत्रिकाएं अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निभाएं। याद रखें गोलकोंडा पत्रिका है 1938 में पत्रिका के सरोवरम रेड्डी हैं, जो मुत्तूरी कृष्णा राव कृष्णा पत्रिका के हैं, और तेलुगु पत्रिका के वज्रराजु भाई हैं। में भी एक पत्रिका करती थी उस समय, और इस रजत नामक पत्रिका में पत्रिका का संपादन नरसिंह राव ने किया। नरसिंह राव और उसी प्रकार से एक और पत्रिका थी इमरोज, जो इमरोज नामक इम्पोर्टेंट है, याद रखें। तो में कई प्रकार के उस समय तत्कालीन मुद्दों का पत्रकार हैं शोएबुल्ला खान। इन्हें शोएबुल्ला खान इमरोज पत्रिका में अपने आलेख को भेजा करते थे। उनके आलेख पत्रिका में साझा किया जाता था, तो उनके आलेखों के कारण, साझा करने के कारण उनके हाथ को काट उनके हाथ काट दिए। तो आज वो तेलंगाना आंदोलन के रूप में मुख्य भूमिका निभाते हैं, और तो शोएबुल्ला खान के नाम से दिया जाता है। इस बात को भी याद रखें, और ये रूप से बात है। कृपया करें सब लोग म्यूट रखें। ठीक है, ठीक है। समय का अभाव था। हाँ, और उसी प्रकार से भारत में ये कलाकार, मुद्रण यंत्र, पत्र पत्रिकाएं के साथ साथ और भी कुछ कला हैं, जैसे खेल कूद है। इससे भी संबंध में कई प्रश्न पूछे गए हैं और आगे भी पूछा जाएगा। जैसे तो खेल कूद में जो आप सब जानते हैं, खेलने से मानसिक और शारीरिक संतुलन बनी रहती है, और हम लोग चुस्त भी रहते हैं, हेल्थी भी होते हैं, मेंटली और फिजिकली। कई प्रकार के खेल संबंधी चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं, चाहे क्रिकेट हो, हॉकी हो, टेनिस हो, फुटबॉल हो, इत्यादि के। तो मुख्य रूप से यह बात आती है खेलों में, तो क्रिकेट। सब लोग, जो अधिकतर लोग क्रिकेट को पसंद करते हैं। तो क्रिकेट सबसे पहले, क्रिकेट का जन्म स्थान, क्रिकेट कहाँ शुरू हुआ सब लोग जानते हैं, तो इंग्लैंड में हुआ। तो भारत में कहाँ हुआ इसका, तो बॉम्बे में हुआ। याद रखें, जो क्रिकेट इंग्लैंड में शुरू हुआ, और शुरू होने के बाद भारत में उस समय सब लोग क्रिकेट नहीं खेला करते थे। केवल उस समय अंग्रेज ही क्रिकेट खेला करते थे, और उनसे समकालीन रहने वाले, उनके इक्वालिटी में रहने वाले लोग ही क्रिकेट खिलाए, यानी कि एक और से ये उच्च स्तरीय लोगों का खेल है। यह खेल निम्न स्तर के लोग नहीं खेल सकते। शायद आपको लगान नामक मूवी को देख सकते हैं, तो उस समय जो किसान होते हैं, क्रिकेट खेलने नहीं आता, फिर भी लगान को से छुटकारा पाने के लिए क्रिकेट में वो लोग सफल होते हैं। तो इस प्रकार से कारण क्या था, केवल अंग्रेजी और उनके समकालीन, उनके समान में आने वाले, उस समय सामाजिक स्तर पर उनकी इक्वालिटी में आने वाले लोग क्रिकेट खेला जाता। और उस प्रकार से क्रिकेट का आरंभ इंग्लैंड में हुआ, और उसी प्रकार भारत में क्रिकेट का आरंभ हुआ तो मुंबई में हुआ। और मुंबई में मुंबई क्रिकेट क्लब, मुंबई क्रिकेट क्लब, जो बीसीसी कहते हैं, बॉम्बे क्रिकेट क्लब, ये बीसीसी क्रिकेट क्लब 1848 में स्टार्ट हुआ। बॉम्बे क्रिकेट क्लब की स्थापना 1848 में हुई बॉम्बे में। तो बॉम्बे में क्रिकेट का पहला खेलना शुरू हुआ था। और जैसे ही क्रिकेट का आरंभ हुआ, आरंभ होने के कई वर्षों तक भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को नहीं लिया जाता था। भारत के जो खिलाड़ी हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं खेलते थे। और एक बार जो सबसे पहले क्रिकेट का जो फर्स्ट इंडिया का जो टेस्ट मैच हुआ 1932 में, 1932 में इंडिया का जो फर्स्ट क्रिकेट मैच हुआ, ये क्रिकेट मैच इंडिया और इंग्लैंड के बीच जो फर्स्ट क्रिकेट मैच 1932 में, याद रखें
इसमें से भी एक प्रश्न पूछा जा सकता है। और उसी प्रकार से जो फर्स्ट वनडे मैच हुआ, इंटरनेशनल फर्स्ट वनडे मैच है, किसके बीच हुआ? ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच हुआ। और इस ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के बीच हुआ, तो एक तो इंग्लैंड का जन्म, इंग्लैंड में ही क्रिकेट का जन्म हुआ, लेकिन इस फर्स्ट वनडे मैच में ऑस्ट्रेलिया की जीत हुई। याद रखें, ये भी इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट वनडे मैच आपको 1971 में हुआ, इन दोनों के बीच हुआ, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच हुआ, और इस मैच में ऑस्ट्रेलिया की जीत हुई। और भारत में उस समय कई प्रकार के क्रिकेट क्लब थे, जैसे उस समय ओरिएंटल क्रिकेट क्लब 1848 बॉम्बे में, इसी को ओसीसी भी कहते हैं, ओरिएंटल क्रिकेट क्लब 1848 में एस्टैब्लिश हुई। और उस समय केवल जो गोरे लोगों को है, जो अंग्रेजों को ही क्रिकेट खेलने का अवसर दिया जाता था, वो लोग उनका ही खेल माना जाता था। और उस समय जिमखाना में एक जिमखाना नामक एक स्टेडियम हुआ करता था, और इस जिमखाना स्टेडियम में अंग्रेजी फारसी लोग ही, ये लोग ही किया करते थे। और फारसी के उस समय के जो व्यापारी थे, टाटा और वाडिया जैसे पारसी, इन्होंने क्रिकेट क्लब के लिए कई प्रकार के अनुदान भी किए हैं। तो एक समय ऐसा हुआ, तो अंग्रेज खिलाड़ी और पारसी खिलाड़ियों के बीच आपस में झगड़ा हुआ, तब से दोनों अलग अलग हो गए। तो पार्किंग के मुद्दे पर, जो व्हीकल पार्किंग होती है, उस पार्किंग के मुद्दे पर दोनों के बीच थोड़ा सा झगड़ा हुआ, तब से वे लोग दोनों अलग अलग स्टेडियम के रूप में खेलने लगे। तब से वे लोग, जो पारसियों ने अपने ओन से जिमखाना स्टेडियम बनाए, तो जिमखाना स्टेडियम पारसी लोग बनाए, और उनका अलग से क्रिकेट स्टेडियम था। और इसी प्रकार से इस खिलाड़ी में तो भारत और अंग्रेजों के बीच ये मैच हुआ, तो इसमें जिमखाना में बॉम्बे क्रिकेट क्लब, इसमें जीत हुई। जो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आविर्भाव हुआ, तो उसके 4 वर्ष बाद 1889 में जो बॉम्बे जिमखाना जो पारसियों का था, इन्होंने अंग्रेजों को पराजित किया था। और इस प्रकार से 1890 में कई प्रकार के मतभेद आने लगे। तब उस समय के 1890 में हिंदू जिमखाना भी आ गया। इस प्रकार से हिंदू जिमखाना क्रिकेट स्टेडियम अलग, और मुस्लिम जिमखाना, पारसी जिमखाना क्रिकेट अलग, इस प्रकार से क्रिकेट हुआ करते थे। और आज भी उस समय इस प्रकार के जो जाति धर्म के नाम से क्रिकेट खेला जाता था, तो आज हम स्टेट वाइड, जैसे रणजी मैच कहते हैं, या रणजी मैच स्टेट वाइड खेलते हैं। एक एक तेलंगाना हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन, एचसीसी कहते हैं, और उसी प्रकार से वाइजाग, आंध्रा और मुंबई, इस प्रकार से जो रणजी ट्रॉफी होती है, अलग अलग राज्यों से संबंध हुआ करते थे। इस प्रकार से कई प्रकार के जो श्रृंखला मैच, पंचमुखी मैच भी उस समय हुआ करते थे। और उसके बाद ये पता चला कि इस प्रकार के खेल खेलना ठीक नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। जाति धर्म संबंध खेल ऐसा नहीं हो सकता, इसमें सभी लोग खेलना चाहिए। महात्मा गांधी ने भी इस पर एक बार अपनी टिप्पणी की, तो तब से सब लोग सामूहिक रूप से क्रिकेट खेलना आरंभ किया। और साथ ही जब सब लोग खेलने लगे, तो भारत भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट के मैच में भाग लेने लगे। और क्रिकेट क्षेत्र में कई प्रकार के, जो एक समय जो क्रिकेट खेला जाता था, आज जो क्रिकेट खेल रहे हैं, उसमें बहुत सारे अंतर हैं। कई प्रकार के टेक्नोलॉजी आ गई है, कई प्रकार के नए नए पद्धतियां आए हैं। जो पिच हो, बैट हो, जो भी हो, ग्लव्स, पैड्स इत्यादि, सभी में कई सारे परिवर्तन आ गए हैं। और इनमें से मुख्य रूप से बॉलिंग में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। एक समय पुराना पद्धति थी, जो पुरानी पद्धति ऑफ स्पिन हुआ करती थी, और इसके पश्चात जो रिवर्स स्विंग हुआ, जैसे इसी को दूसरा कहते हैं। सबसे पहले यह प्रश्न आपको पिछले बार टेट में भी पूछा गया है। तो रिवर्स स्विंग सबसे पहले किस देश ने आरंभ किया था? तो ये रिवर्स स्विंग सबसे पहले पाकिस्तान ने रिवर्स स्विंग को आरंभ किया था। ये इसी को हम दूसरा भी कहते हैं, या रिवर्स स्विंग। रिवर्स स्विंग और दूसरा, ये दो में थोड़ा सा अंतर है, लेकिन एक ही अर्थ में ले आप। तो दूसरा और रिवर्स स्विंग, पाकिस्तान के खिलाड़ी इसे आरंभ किए हैं। आरंभ में इस पर कुछ आपत्ति की, लेकिन बाद में ये रिवर्स स्विंग भी ठीक है मानते हुए सब लोग इसका स्वागत करें, और आज रिवर्स स्विंग का भी उपयोग किया जाता है। तो ये खिलाड़ी तो बाल को थोड़ा सा घुमा फिरा के डालते हैं, ये थोड़ा सा बैट्समैन के लिए, जो बल्लेबाज होते हैं, उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत हुआ करती है। तो एक बॉलिंग के क्षेत्र में गेंदबाजों का एक नई पद्धति मानी जा सकती है। और इस प्रकार से कई प्रकार के खेल हैं, जैसे भारत का जो मूल खेल है, भारत का जो खेल, जैसे इंग्लैंड का जो ऑफिशियल खेल है,
तो क्रिकेट है। तो भारत का भी जो राष्ट्रीय स्तर का राष्ट्रीय खेल माना जाता है हॉकी। तो हॉकी 1980 तक जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो भारत की ही जीत हुआ करती थी। तो आज भी भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हॉकी का प्रदर्शन दे रही है, और मुख्य रूप से भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ये हॉकी। इस बात को आप याद रखें। और इसके साथ कई प्रकार के खेल हैं, जो वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, बॉक्सिंग है, और वेट लिफ्टिंग है, और शतरंज है, और एथलेटिक्स हैं। कई प्रकार के खेल हैं। और उसी प्रकार से कुछ खेल जो ग्रामीण क्षेत्र में, और उसी प्रकार से हमारे राज्य से इंटरनेशनल में एक खेल है, तो क्रिकेट को लिया जाता। और राष्ट्रीय स्तर पर खेल हैं तो हॉकी मानी जाती है। और राज्य स्तर की, हमारे राज्य की जो खेल मानी जाती हैं, जो वो कबड्डी है। तो कबड्डी भी आज इंटरनेशनल स्तर पर इसे खेला जा रहा है। और कबड्डी भी नेशनल इंटरनेशनल स्तर पर तेलंगाना के और आंध्रा के खिलाड़ी अपना महत्वपूर्ण प्रदर्शन दे रहे हैं। और साथ ही साथ जो ये इसके अतिरिक्त जो बच्चे और बड़े खेलने वाले कई प्रकार के छोटे मोटे खेल भी हैं। जैसे मिट्टी में खेलने वाले खेल होते हैं, छोटे छोटे कंकड़ों से खेलने वाले खेल होते हैं, जो स्कीपिंग है, इत्यादि कई प्रकार के खेल भी हम देख सकते हैं, जिससे एक प्रकार का मानसिक बल आता है, शारीरिक हम दृढ़ता भी आती है। और जो क्रिकेट की बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जो वर्ल्ड कप मैच हुआ करते थे, जो ये वर्ल्ड कप अब तक भारत ने 2 बार वर्ल्ड कप को जीती हैं। एक आप लोग जानते हैं 1983, जो कपिल देव उस समय भारत के कप्तान थे। 1983 में भारत वर्ल्ड कप जीता है। 2011 में फिर ठीक 19 वर्ष के बाद 2011 में वर्ल्ड कप भारत जीता। तो याद रखें 1983 और 2011 में भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो वर्ल्ड कप है उस वर्ल्ड कप को जीता है। तो इस प्रकार से जो क्रिकेट के क्षेत्र में भी एक नवीन पद्धति आ गई थी। वास्तव में क्रिकेट का जन्म किस वर्ष हुआ ये भी आप याद रखें। जो 1877 में क्रिकेट का जन्म हुआ, जो क्रिकेट जो खेला गया सबसे पहले 1877 में। और 1977 में अ, इसका एक शतक को जो उत्सव वो लोग मनाने लगे। तो तब 1877 से लेकर 1977 तक 100 वर्ष पूर्ति के पश्चात कई प्रकार के आयोजन भी किए गए। कई प्रकार के मैच, कॉम्पिटिशन्स इत्यादि हम्म, एक माहौल, त्योहार का माहौल के रूप में वे लोग अपना जो खेल संबंधी जो भी प्रदर्शन हुआ है उस प्रदर्शन को वे लोग किए हैं। और याद रखें जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दक्षिण अफ्रीका को 1970 में हटा दिया गया इंटरनेशनल जो मैच के लिए, आईसीसी से दक्षिण अफ्रीका को 1970 में हटाया गया। 1970 में फिर उसे लिया गया। और 1971 में मेलबोर्न में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच, अभी मैं आपको बताया, प्रथम जो एक दिवसीय जो मैच हुआ था वनडे बैटिंग ये हुआ था। ठीक है। ये साथ ही साथ एक और बात भी याद रखें। जो केर्री पाकर एक ऑस्ट्रेलिया के जो टेलीविजन के क्षेत्र में रहने वाले एक और वाणिज्य संबंध रखने वाले व्यक्ति हैं, केर्री पाकर। इन्होंने टेलीविजन में प्रसारित किया मैच को। तो मैच कहीं एक और अन्य देशों में खेला जाता है, तो हम यहाँ रहकर उसे प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं, जो लाइव टेलीकास्ट होते हैं, जो आज भी हम देखते हैं घर बैठे अपने मोबाइल्स पे, टीवी पर इत्यादि पर, जो प्रत्यक्ष रूप से हम उसका लाइव स्क्रीन देखते हैं। तो इसके बीच बीच में जो ऐड होते हैं उससे इनकम आती है। तो इस प्रकार से भी लोग कई देशों पर इसको लागू किया। आज भी हम ऐड के द्वारा कई प्रकार के जो टेलीविज़न की जो संस्थाएं हैं वो अपने आय को एकत्रित करती हैं, जो उससे अपना वस्तु का प्रचार भी होता है, साथ साथ उनको परोक्ष रूप से आय भी मिलती है। और जो म्याज के जो निर्वाहक होते हैं उनके भी जो धनराशि, एक प्रकार के व्यापार का माहौल बन गया है। तो ये एक समय हुआ करता था। तो आज भी ये जो व्यापारी वाणिज्य संबंधी जो बीच बीच में एडवर्टाइजमेंट आते हैं वो आप देख सकते हैं। ठीक है। जो खेल संबंधी ये बात थी। और उसके पश्चात यदि हम देखें आपदा प्रबंधन, ये लास्ट टॉपिक है, इससे हमारी आज की जो कक्षा है ये समाप्त हो जाएगी।
जो डिजास्टर मैनेजमेंट कहते हैं, आपदा प्रबंधन, तो प्राकृतिक रूप से ये हमें आपत्ति हुआ करती थी, आपदा होती है तो सडनली हमारे पर हावी हुआ करती थी। जो प्राकृतिक आपदा को कोई रोक नहीं सकते। जैसे प्राकृतिक आपदा आपदा दो प्रकार हो सकती है, एक प्राकृतिक हो सकती है, एक मानवीय संबंधी भी प्राकृतिक आपदा हो सकती है। तो प्राकृतिक आपदा को ले तो इसमें भूकंप आएगा, सुनामी, भूस्खलन जो ज़लज़ला कहते हैं, भूकंप, भूस्खलन पूरी बीच में जो दरार आ जाती है, ज्वालामुखी जो पर्वत होती हैं, और इसी प्रकार चक्रवाती तूफान, साइक्लोन्स, बाढ़, आग इत्यादि ये प्राकृतिक आपदाएँ हैं। और इसी साथ जो गर्म हवाएँ, लू, ये भी जो ज़्यादा लू होती हैं, तो वो भी एक प्राकृतिक आपदा मानी जाती है। तो इस प्रकार से प्राकृतिक आपदाएँ, जो घटनाएँ होने पर हम क्या करना है और होने से पहले हम क्या करना है। तो इस प्रकार से बाढ़ इत्यादि जो आग भी है, तो घने जंगल या आग के कारण कई प्रकार के जंतु, जीव-जंतु मर जाते हैं, उनकी मृत्यु हुआ करती है। जैसे पर्यावरण में कई प्रकार के पेड़-पौधे हम काटने से प्राकृतिक आपदा भी हो सकती है, जैसे सुनामी है। इस प्रकार से प्राकृतिक आपदाएँ हैं भी हुआ करती थी। और मुख्य रूप से जो सुनामी की बात होती है, जो सुनामी है, जो सुनामी याद रखें, सुनामी नामक जो शब्द है, ये वास्तव में जापान से आया है। याद रखें, इम्पोर्टेंट है। जापान भाषा में सु का अर्थ होता है बंदरगाह, रेवु जो कहते हैं, पोर्ट कहते हैं, सु का अर्थ है बंदरगाह, और नामो, नामे, सुनामे जो सुनामी कहते हैं, सु का अर्थ बंदरगाह है, नामे का अर्थ है लहर। देखिए बंदरगाहों के पास एक साथ बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे लहर तेजी से आना, और लहर एकदम भूमि के को अपने हावी हो जाना। तो इस प्रकार की जो सुनामी लहरें ऊंच नीच होकर तेजी से वहाँ के आसपास की ज़मीन पर, भूमि पर आ जाती है, उस प्रकार काम जब पृथ्वी को काट देती हैं, तो इस प्रकार की प्राकृतिक आपदा को सुनामी कहा जाता है। तो एक समय भारत में इस प्रकार की सुनामी के कारण कई प्रदेश, कई करोड़ों का नुकसान भी हुआ था। तो याद रखें, सुनामी जो हम प्रयोग करते हैं, ये सुनामी जापान भाषा का है। सु का अर्थ है बंदरगाह, नामे का अर्थ है लहर। तो इस प्रकार से सुनामी, और सुनामी आप लिखते हैं, टी साइलेंट हुआ करता है, TSUNAMI, सुनामी, यह भी हो सकता है। और जो मानव संबंधी जो आपदा है, तो ये मानव संबंधी कई प्रकार मानवीय त्रुटियों के कारण होता है। जैसे रेल दुर्घटना हो या हवाई जहाज की दुर्घटना हो। और जैसे मुख्य रूप से जो घटनाओं में याद रखें, 1984 में भोपाल गैस दुर्घटना हुई थी। उसके कारण कई लोग मर गए, सांस लेने में दिक्कत हुई, और जैसे ही सांस लेने में दिक्कत हुई और साथ साथ उनके कई प्रकार के पीढ़ी दर पीढ़ी उसका शिकार होने लगे। ये भोपाल गैस दुर्घटना हुई 1984। ये मानव त्रुटि के द्वारा, यानी कि मानव से होने वाली आपदा है 1984। उसी प्रकार 1997 में दिल्ली के एक सिनेमा जो हॉल है, मूवी है, टाकीज में भी इस प्रकार का हुआ। 2002 में राजधानी एक्सप्रेस जो ट्रेन जो अपनी पटरियों से हट गई थी। 2003 में कुंभकोणम, याद रखें, 2003 में कुंभकोणम तमिलनाडु का एक प्रांत है। तो वहाँ एक पाठशाला में आगजनी हुई थी। तो वहाँ उस आग में कई छात्र की मृत्यु हुई। और उसी प्रकार 2008 में जो बम ब्लास्टिंग, और उसी प्रकार 2013 में हैदराबाद के दिलसुख नगर में बम ब्लास्टिंग हो, ये क्या है, मानव द्वारा होने वाले आपदाएं सडनली हुआ करते, जिसे कोई रोक नहीं सकते। फिर भी हम सुनामी और बाढ़ आने से पहले क्या करना है, क्या नहीं करना है, याद रखें। जो वर्षा में हम जाते हैं, बाढ़ आने की संभावना है, तो सरकार जो रेडियो इत्यादि के द्वारा सूचना देती है, उसका पालन करना, ये आम बात है। तो आप इसको याद रखें। इसके बारे में आपको पूर्ण रूप से समझा नहीं जा सकता, क्योंकि साधारण टॉपिक है, आप समझते हैं, और आंसर, सही उत्तर भी लगभग सब लोग देते हैं। बाढ़ आने पर गर्म हवा में नहीं जाना है तो क्या करना है, लू हुआ तो क्या करना है, बाढ़ आने पर क्या करना है, बारिश होने पर क्या करना है, बारिश होने पर क्या हम जो बिजली के जो खंभे हैं उसे नहीं पकड़ना चाहिए,
लकड़ी लेकर जाना चाहिए, घुटने के अंदर जहाँ पानी होता है उससे अधिक पानी के अंदर हम नहीं जाना चाहिए। जो साधारण बातें हैं, ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करना चाहिए। जो मूल्यवान वस्तुएं हैं उसे ऊपर प्लास्टिक जो कवर में रखकर ऊपर उठाया जाना चाहिए। तो उस समय टेम्पररी जो शेल्टर रखा जाता है उस शेल्टर में जाकर रहना चाहिए। ये सारी बातें, इससे अतिरिक्त भी और भी कई बातें हैं, आप सब लोग जानते हैं। मुख्य रूप से आपदा प्रबंधन क्या है, डिजास्टर मैनेजमेंट, और मानव संबंधी क्या है, प्राकृतिक संबंधी आपदाएं क्या है। मेन रूप से याद रखें 1984, कई बार ये प्रश्न पूछा है, 1984 भोपाल गैस दुर्घटना ये हुआ है। और सुनामी को याद रखें। इसे जो हमारी सामाजिक अध्ययन संबंधी जो कक्षाएं थी लगातार चल रही थी जूम द्वारा, जिससे प्लेटफॉर्म को बनाए रखने के लिए जिला शिक्षा विभाग, नागर कानून और मुख्य रूप से डीएसओ राजशेखर राव जी और डीआरपी नागेश्वर सर जी, और उसी प्रकार से आप सभी का सहयोग रखा। तो कल एक ही दिन आपको गैप है, उसके अगले दिन है 24 के दिन है आपको फिर हिंदी परीक्षा है। तो आप सभी को अग्रिम बधाई है। अच्छा लिखें, सफल हों, आपकी उज्जवल भविष्य की मनोकामना करते हैं। और साथ ही साथ जो मैंने आर्थिक सहायता की बात की है, सब लोग किए हैं, जो किए हैं दूसरों के भी उससे शेयर किए हैं। डॉक्टर शक्तिराज जी के जो कैंसर के जो शिकार हुए हैं उनकी सहायता करें, दूसरों से भी कराने का प्रयास करें। ठीक है, एक मानवीय संबंध है जिसका हम पालन करना पड़ता है। कभी ना कभी हम एक को सहायता करें तो अप्रत्यक्ष रूप से हमारी भी कोई सहायता करेगा। इस बात को ध्यान में रखकर आप सहायता किए हैं, और जो नहीं किए करें, और करें हैं तो दूसरों को ये बात उन तक पहुंचाने का प्रयास करें। ठीक है, आप लोग स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, और टेट की जो परीक्षा में आप सभी को पुनः आपको अग्रिम बधाई हो। और परीक्षा से सब पहली बार ये ऑनलाइन परीक्षा है। समय से पहले 1 घंटा पहले वहाँ जाया करें। अपने एक पासपोर्ट साइज की फ़ोटो आप रख लें, आवश्यकता नहीं है फिर भी रखें, कभी ब्लर हुआ ये तो आपको फ़ोटो लगाना पड़ता है। एक फ़ोटो रखें, समय से 1 घंटा पहले पहुँचें, बिना किसी तनाव के आप एकदम शांत वातावरण में परीक्षा को लिखें। और जब भी आपको प्रश्न समझ में नहीं आता तो उत्तर आपको दिक्कत है तो आप एलिमिनेशन मेथड को फॉलो करें, और एलिमिनेशन मेथड को फॉलो करते हुए आपको उसका उत्तर देने का प्रयास करें। और साथ ही साथ वो बहुत से जो ठीक है समय कल भी है, कल आपको और भी कुछ इम्पोर्टेंट जो मुख्य बिंदु हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, उसे आपको आप तक पहुंचाया जाएगा। सब लोग पहुंचाएं, फिर भी आपको एक बार दोहराया जाएगा, प्राप्ति की जाएगी। ठीक है, आज थोड़ी सी तकनीकी प्रॉब्लम जो यहाँ पावर कटिंग था इत्यादि के कारण थोड़ी सी देर हुई, तकनीकी समस्या रही, फिर भी आप सबका साथ सहयोग रहा। पुनः आप सभी को और हमारे जिला शिक्षा विभाग की ओर से, जो हिंदी भाषा सेवा समिति, एमजीआर हिंदी अकादमी की ओर से, और हमारे जो डीएसओ और डीआरपीजी के सभी की ओर से आप सभी को पुनः टेट की हार्दिक बधाई। धन्यवाद। आप जो कोई संदेह है तो पूछ सकते हैं। नमस्कार शाकिर सर, बहुत बढ़िया। नमस्ते सर। आपने जैसे हम टेट हिंदी जूम मीटिंग के जरिए सबको कुछ प्रशिक्षण देना चाहे थे, उस समय मैं डीएसओ सर से एक ही बात कहा था। सोशल सामाजिक अध्ययन पढ़ाने में शाकिर सर से मैं उनसे अनुरोध करूंगा, और वे पढ़ाएंगे, वे हमें सहयोग देंगे। आशा से मैं उनसे कहा था, और उसके बाद में आपसे जब भी पूछा था उसी समय आपने ठीक है सर, आप जैसे बोले पढ़ाएंगे ऐसा कह दिए। इसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूँ हिंदी फोरम के जरिए, और हमारे डीएसओ के सर के जरिए, और हमारे सभी हिंदी हिंदी अध्यापकों के प्रति उनके लिए मैं आभार प्रकट कर रहा हूँ। आप हमें जब भी सामाजिक अध्ययन पढ़ाने के लिए सोशल क्लासेस शुरू हुए थे, सबसे लेके आज तक, उस दिन से लेके आज तक बहुत समय दिए, और सभी अंश, एक अंश भी छूट ना जाए, सभी अंशों को पकड़ लेते हुए, और उन्हें पकड़ने के लिए किस प्रकार मूल बिंदु होते हैं और उसके ब्लाइंड सिंबल्स होते हैं, ये सारी बातें बताते हुए बहुत सारे अध्यापकों का सहयोग किया आप। इसके लिए हम सब आपके प्रति आभार प्रकट करते हैं। आप हमेशा, आशा है आगे की कुछ कार्यक्रमों में भी हमारे सहयोग दें, और आशा करता हूँ आप ऐसे जुड़े रहेंगे, और हिंदी की सेवा में अनवरत प्रयास कर रहे हैं आप। और आशा है
इसी तरह आपके और चांसेस क्या है? देखिए आज यूट्यूब क्लासेस भी आ गए, यूट्यूब में रिकॉर्डिंग भी हो गया। ये हमारे लिए आपको बार बार देखने को और आपके क्लासेस बार बार सुनने को एक अच्छा मौका मिला हमें। अ, थैंक यू। ये हमेशा के लिए सबको लाभ होते हैं सर। ये लाभ हम सब पाए हैं आपसे, मुफ्त में पाए हैं। ये मुफ्त, ये इतना अमूल्य होता है। समय को तो आपसे खरीद नहीं सकते, क्योंकि आप बाहर भी गए, कुछ कामों पे गए, फिर आए, फिर क्लास लिए, तो बहुत बढ़िया है। आप इतने सारे अध्यापकों के मतलब ये सभी आपको दिल में रखेंगे, और आगे के कार्यक्रम में भी आपसे आशा कर रहे हैं कि आप इसी प्रकार जुड़े रहेंगे, हिंदी की सेवा में हमारी सहयोग देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर इसके लिए। और सच में क्या है, मेरी बात को आप एकदम बना के रखें सर, ऐसा कुछ नहीं, आप जैसे बोले ठीक है करेंगे। एक बार बात दिए तो वचन दिए, तो हम वचन निभा के रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे यहाँ पर प्रशिक्षण पाए हुए जूम के जरिए इन सबको भी, वे लोग भी हमारे सहयोग दिए, उनको भी आभार प्रकट करता हूँ। आशा है जहां तक हो सके हम भरपूर प्रयास किए आपका समय और ज्यादा लेने के लिए, लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि छुट्टियों में रहे, इलेक्शन ड्यूटी से सभी। तो उस संदर्भ में कुछ अंश छूट गए होंगे। कुछ शंकाएं उत्पन्न कर रहे हैं कि कल परसों 3 दिनों से मुझसे पूछा जा रहा है, पर्सनली व्हाट्सअप कर रहे हैं चैटिंग में, सर हम लोग टेट लिखना है या नहीं? भाषा पंडितों के लिए टेट का छूट हो गया, तो फिर क्यों टेट लिखना है? हाई कोर्ट से ऐसा, कोर्ट से मिल गया है ना, ऐसा इस प्रकार कुछ पूछ रहे हैं। तो बात यह है, इस प्रकार की कोर्ट के कुछ मिलने पर भी शाकिर सर और मैं लगातार आपके कंटिन्यूअस में 8 बजे तो कंपलसरी हम लोग जो मीटिंग स्टार्ट करके रख रहे हैं। कुछ कभी कभी तकनीकी का प्रॉब्लम हुआ, लेकिन ये कोर्ट का जो भी हो, फिर भी हम लोग क्लास चलाते रहे। कारण ये है सबका लाभ हो, केवल यही आशा है, यही आकांक्षा है। तो यहाँ पर देखिए कल लिखे या नहीं, तो आशा यही है। कुछ कह रहे थे आज सुबह, एक कॉल भी आया था, सर ये कोर्ट धिक्करणा होता है ना सर, टीचर्स के लिए, भाषा पंडितों के लिए नहीं है कह रही कोर्ट, तो उस समय हम फिर जाके लिखेंगे तो मैं उसमें फेल हो जाएंगे। तो रिजल्ट में, रिपोर्ट में बताएंगे। इससे पहले टेट में अप्लाई करते समय वहां पर गवर्नमेंट टीचर या प्राइवेट ऐसा कुछ नहीं रहा, लेकिन इस बार स्पेशली बताया गया। तो कल अपनी उत्तीर्णता में वहां पर प्रतिशत कम हो गया, तो हमें पेपरों में बड़ा बड़ा अक्षरों में लिखा जाएगा, पूछा जाएगा ये टीचर्स को कुछ नहीं आता है, टेट भी क्वालिफाई नहीं हुई, इतने टीचर्स अप्लाई किए, ऐसा कुछ ऐसे संदेह उत्पन्न कर रहे थे। कृपया ध्यान दे, जहां तक हो सके आपको अपने सोशल में मैक्सिमम कवर किया गया, सभी टॉपिक्स, सभी ब्लाइंड सिम्बल के साथ में शाकिर सर आपको पढ़ाए हैं। और कंटेंट के संदर्भ में मैं भी पढ़ाया, एक संधि छूट गया था, हो सका तो कल मैं उसे देखूंगा, पूरी करूँ। तो ये है। और बाकी सब्जेक्ट आप खुद पढ़ना चाहिए, क्योंकि हम सब सुबह से लेके शाम तक क्लास लिए तो ही चलता है सब, लेकिन हम केवल 1.5 घंटे में क्लास लेना नहीं हो सकता है। जहां तक हो सके आप सफलता प्राप्त करें अपने टेट एग्जाम में, क्योंकि लिख कर फेल ना हो। आशा हमारी यही है, लिख कर फेल ना हो। हमारी अध्यापक वर्ग का भी मतलब वहाँ पर निम्न गति, निम्न स्थान नहीं रहना चाहिए। इसीलिए जहाँ तक उसे सभी का सफल हो, और सभी उस पर सक्षम रूप से उत्तीर्ण पाए, यही आशा है। और सभी को पुनः एक बार विशेषतः हमारे शकीर सर को मैं आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आगे भी आप इसी प्रकार जुड़े रहिए, यही आशा है हमारी। धन्यवाद। बिल्कुल सर, थैंक यू। थैंक यू सर। हमारा सहयोग हमेशा रहेगा। और ठीक है। ओके सर, ठीक है, पुनः किसी मिलेंगे। पूछे एंड आप। कर देंगे मीटिंग को। धन्यवाद। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।